नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएम्स के 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो टोटल मुझे अभी तक 22 से 23 प्रश्न मिल चुके हैं। चलिए सभी फटाफट कवर कर लेते हैं। जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जो इसी प्रकार के लगातार सभी एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे और जिनका भी छूटा हुआ है जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में और एमटीएस के एग्जाम एनालिसिस के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है, इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें डीएनए के तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ज़्यादातर कोशिकाएं जो है नाभिक में पाया जाता है और इसे परमाणु डीएनए भी कहा जाता है। इसके अलावा डीएनए की एक छोटी मात्रा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए कहते हैं। अगर बात करें डीएनए तो एक लंबा अणु होता है। जब इसमें संघनित और छोटा किया जाता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे यह 23 जोड़े गुणसूत्र रूप में दिखाया जाता है। गुणसूत्रों का आकार और संख्या प्रजातियों के बीच अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए फल जो मक्खी में टोटल 4 गुणसूत्र होता है, जबकि टोड में 18 गुणसूत्र होता है। डीएनए सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर आनुवंशिक निर्देशों को रखता है। डीएनए जो है स्टैंडर्ड मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एक मानव कोशिका में लगभग 6 पिकोग्राम यानी कि पीजी डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा गया। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में बात करें तो 8,169 हो जाएगा फीट। कल जो है हिमालय से भी पूछा गया था, जिसमें जो ऊंचाई पूछा गया था हिमालय के पर्वत माउंट एवरेस्ट का, लेकिन आज जो कंचनजंगा से पूछा गया, इसलिए आपको जो है ऊंचाई वाले जितने भी पर्वत है वो सभी याद रहना चाहिए। अगर बात करें, यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। यह नेपाल के कोसी प्रांत और भारत में के सिक्किम राज्य के बीच की सीमा पर है। कंचनजंगा पर्वत समूह जो है एक विशाल क्रॉस के आकार का है। यह पर्वत नियोप्रोटोरोजोइक प्राचीन प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों से बना हुआ है। कंचनजंगा के क्षेत्रों में कुल 14 संरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। इस उद्यान में जेमू हिमनद समेत कई जो है हिमनद दिए गए हैं। अगर बात करें, इसमें जो है कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालय तहर जैसे वन्य जीव रहते हैं। पहाड़ चोटियाँ जो है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। केटू जो है, जिसे जो है गौंडवी नष्टनी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। उत्तर पश्चिम काराकोरम रेंज में यह स्थित है। यह आंशिक रूप से कश्मीर के बाल्टियन क्षेत्र में जो पाकिस्तान के नियंत्रण में और आंशिक रूप से झिंजियांग क्षेत्र जो चीन द्वारा नियंत्रित में स्थित है। अगर पूछा जाए नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितना होगा? 7,816 मीटर, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पर्वत शिखर पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद देने वाली देवी है। यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी का रिकॉर्ड रखता है। विविध वनस्पति और जीवों में समृद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर बात करें कामेट पर्वत की तो इसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। यह गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंड के जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह जो तिब्बत के बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। देखिए, शास्त्रीय नृत्य और जो लोक नृत्य, ये सबसे भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, स्टैटिक जीके में जाकर सारे कवर जरूर कर लीजिएगा। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कुछ खास बात जान लीजिए। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है नृत्य शास्त्र से हुआ है, जो नाटक पर लिखी गई एक प्राचीन रचना है। भरतनाट्यम में नृत्य, संगीत और नाट्य तत्व मौजूद होता है। भरतनाट्यम के जनक राजा राजेंद्र चोल थे, जो तमिलनाडु में करीब 1000 ईसा पूर्व में शासन करते थे। भरतनाट्यम में नृत्य क्रम में अलारिपू, जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना जैसे कई अंश होते हैं। भरतनाट्यम में नृत्य करने के लिए 3 स्तरों पर प्रशिक्षण लेना होता है। भरतनाट्यम में नृत्य जो है पैरों, हाथों और शरीर, सिर, गर्दन और आंखों की गतिविधि का एक अनूठा पैटर्न होता है। अब चलिए इसके कलाकार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार, इसलिए इसको कराना जरूरी है। कथक से देख ली कौन कौन कलाकार हो जाएंगे। कथक के कलाकार जो है बिरजू महाराज है, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदिनी लखिया और शोभना नारायण, ये सभी जो है कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है वो भी देख लीजिए। भरतनाट्यम के कलाकार जो है टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत सीवी चंद्रशेखर, गुरु श्री श्री MK सरोजा, शांता और VP धनंजय, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित। और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें मणिपुर के तो माम्बू सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह
और गुरु बिपिन सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के कलाकार देख लीजिए, श्रीमती कला कडलम क्षेमावती, ये जो भी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनकरेले, ये जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। छऊ के नृत्य की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ नृत्य से संबंधित है। ओडिसी के कलाकार देख लीजिए, ओडिसी कलाकार की बात करें तो केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महलिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। कथकली के कलाकार देख लीजिए, पीके कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवुर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, सभी जो है कथकली से संबंधित। और कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी के देख लीजिए, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजंती काशी, वेमपति चीना सत्यम, ये सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यक्षगान के कलाकार देख लीजिए, रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी, ये सभी यक्षगान के कलाकार है। सत्रिया का देख लीजिए, धनकांत बोरा बयान, सारोदी शौकिया, ये सभी जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित है। कुडियट्टम से कौन कौन संबंधित है? अमनूर माधव चकियार संबंधित है। पंडवानी जो है तीजन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा याद। कालबेलिया जो है गुलाबो सपेरा संबंधित है। और क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी से उदय शंकर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमस पुस्तक के लेखक पूछा गया था। कुछ लोग बता रहे हैं तपस, कुछ लोग बता रहे हैं तमस। तमस के लेखक जो है भीष्म साहनी है। अगर तपस पूछा जाता तो उसके जो है लेखक जो है सुरेश राही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा जो इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद को बोलने का अधिकार दिया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 105 फर्स्ट के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 105 2 के तहत संसद के सदस्य या उसकी समितियों में कहा गया बातों या मतदान के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाव मिलता है। अगर बात करें इसमें जो एक और क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे, इसमें जो अटॉर्नी जनरल का बात किया जा रहा था, जो किस अनुच्छेद के तहत वो उनका जो है किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 88 हो जाएगा। पर बहस हुई, इसने मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 88 के तहत। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में जो है इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, अब लोग बताइएगा, जीरो आवर मूवमेंट जो है कब चलाया गया था? अगर बात करें इसका जो है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगर दूसरा क्वेश्चन जो कुछ लोग बता रहे थे, एक साथ एक दिन और एक घंटा किससे संबंधित है, अगर ये पूछा गया होगा तो यह जो है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ जो है अभियान स्वच्छता के लिए एक बड़ा अभियान है। यह अभियान जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों ने स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदरगाह की संख्या पूछा गया था। अगर बात करें भारत में टोटल जो है 13 प्रमुख और जो है 200 से ज़्यादा छोटे और मध्यम बंदरगाह है। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह देख लीजिए। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, विशाखापट्टनम, JNPT और मुद्रा बंदरगाह शामिल है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के पास होता है। छोटे बंदरगाह का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों के राज्य समुद्री बोर्डों के पास होता है। भारत में बंदरगाह के जरिए होने वाले कार्गो हैंडलिंग का सालाना आंकड़ा 2627 मिलियन मीट्रिक टन है। और भारत के बंदरगाहों से होने वाला समुद्री व्यापार देश के कुल व्यापार का करीब 70% होता है। भारत के बंदरगाहों से लौह अयस्क, वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम और कोयला जैसे कई तरह के सामानों का आदान प्रदान होता है। भारत में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो सभी देख लेते हैं। भारत में बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर नहावा सेवा पूछा जाए या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट में और पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुर्मुगांव पोर्ट दक्षिण गोवा और गोवा में स्थित है। भारत के सबसे शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से एक कोचीन पोर्ट जो है यह कोचीन केरल में है। अरब सागर और हिंद महासागर मार्ग पर प्रमुख बंदरगाह यह 2 द्वीप वेलिंगटन और वालपदरम पर स्थित है, जो पनाम्बुरम या न्यू मंगलोर पोर्ट मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के किनारे पर एक मौसम का बंदरगाह है। अगर बात करें पारादीप पोर्ट का तो यह जगतसिंहपुर उड़ीसा में, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में हो जाएगा। वहीं पर पूछा जाए हल्दिया पोर्ट तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगर पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप दिया तो यह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात में है। पश्चिमी तट के प्रमुख यह बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। तूतीकोरिन पोर्ट तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन फॉस्फोरस किसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया जाएगा तो कार्बनिक और कार्बनिक फॉस्फोरस क्या होता है, इस पर फॉस्फोरस के रूप जो जान लीजिए। जलीय प्रणालियों में फॉस्फोरस कार्बनिक फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में होता है। कार्बनिक फॉस्फेट में कार्बन आधारित अणु से जुड़ा एक फॉस्फेट अणु होता है, जैसा कि पौधे पशु ऊतक में होता है। फॉस्फेट जो कार्बनिक पदार्थ से जुड़ा नहीं है वह अकार्बनिक है। अकार्बनिक फॉस्फोरस पौधों द्वारा आवश्यक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण से अनुच्छेद पूछा गया था। इसका अगर क्वेश्चन पूछा गया होता तो ये अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य पूछा गया था। इसका आंसर तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 95.17% जो है हिंदू आबादी है। ओडिशा में 94% और छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू आबादी है। मध्य प्रदेश में टोटल 91% और गुजरात में 89% हिंदू आबादी है। राजस्थान में 88.5% हो जाएगा। कर्नाटक में 84% और त्रिपुरा में जो है 83.4% हिंदू आबादी है। अगर बात करें हिंदू के टोटल जनसंख्या का तो 96.63 करोड़ हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, जो 79.8% होता है। मुस्लिम का परसेंटेज पूछा जाए तो 14.2% हो जाएगा। ईसाई का पूछा जाए तो 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन जो है 0.4% हो जाएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से पूछा गया प्रश्न था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है लेकिन इसी से कुछ मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था। इसकी शुरुआत जो है एक जिला एक उत्पाद जो कि पहल की शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था। इसका मकसद देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत हर जिले में एक खास उत्पाद को चुना जाता है और उसे ब्रांड किया जाता है। ODOP पहल से शुरू कुछ खास बात को जान लीजिए, यानी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत अब तक देश के 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान किया जा चुका है। इसका पहला मकसद जो है स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना, रोजगार के मौके पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इससे पहले भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद दिया गया था। इसके पहल के तहत जिलों में उत्पाद के निर्यात और सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान से प्रश्न पूछा गया था। इसके पहले कप्तान जो CK नायडू थे। CK नायडू होलकर आर्मी के सेनापति थे और एक बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। इन्होंने 1915 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था। CK नायडू आंध्र प्रदेश केंद्रीय, भारतीय केंद्रीय, प्रोविंसेस एंड बरार हिंदू होलकर यूनाइटेड प्रोविंस और भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेले हैं। अगर बात करें कुछ क्रिकेट की इंपॉर्टेंट फैक्ट के तो स्वतंत्र भारत के पहली क्रिकेट टीम के कप्तान लाला अमरनाथ थे। इन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जीते थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे कप्तान अजीत वाडोडकर थे। इन्होंने 1974 में पहली बार कप्तानी की थी और सिर्फ 2 मैच खेले थे। रोहित शर्मा फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा की टीम के कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या इसके उप कप्तान थे और भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था गीत गोविंद पुस्तक से रिलेटेड आया था। इसका लेखक कौन हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद जो है संस्कृत गीत गोविंदम ISST गीता गोविंद 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी जान लीजिए जो पूछा जाने की संभावना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिनी कलहन द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर शैव सोमदेव द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्स्ययन द्वारा लिखा गया है। प्रश्नोत्तर मालिका अमोघ वर्ष निप्र त्रिंग द्वारा लिखा गया है। स्वप्न वासदतम भास द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरितम अश्व घोष द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम ऋषि रघुवंशम ये तीनों जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। अमर कोश के लेखक अमर सिंह है। पंच सिद्धांतिका वृहद संहिता इसके लेखक जो है वारामिहिर हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नीति सार के लेखक कामानंद है। इहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति है। इंडिका के लेखक मेघास्तनीज है।
अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। चरक संहिता के लेखक चरक हो जाएगा। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय हो जाएगा। हर्षचरित्रम कादम्बरी नागानंद रत्नावली के लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। गाथा सप्तशती के लेखक हाल हो जाएगा। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हो जाएगा। नैषधचरित के लेखक श्री हर्ष हो जाएगा। और विचकटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएगा। और गीत गोविंद तो अभी ने जस्ट किए, जयदेव हो जाएगा। और नवरत्न के लेखक वीर सेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? इसके क्वेश्चन जो इसका आंसर 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराया जाता है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। 1949 के बाद से जनगणना का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ था। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना के जरिए देश के हर व्यक्ति से जुड़े जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Pb + CuSO4 = PbSO4 + Cu में इसमें Cu अलग क्यों हो जाता है? यह अभिक्रिया संभव है क्योंकि फेरस की क्रियाशीलता Cu से अधिक होता है। इस कारण जो है FeCuSO4 में Cu का विस्थापन करके FeCuSO4 बन जाता है। अब यहाँ पर आप Fe से समझ लीजिए, Pb रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पवन कुमार को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, पवन कुमार को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 63वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया था। पुरस्कार विजेता को अकादमी की ओर से 2 लाख रुपये और एक ताम्र पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। और ललित कला अकादमी की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। अगर पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी की, तो ये जो 1953 हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पूछा जाए तो 1954, और ललित कला पूछा जाए तो वह भी 1954, लेकिन संगीत नाटक अकादमी 1952 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मौर्य वंश के बाद किस राजवंश मगध पर शासन किया था? सभी लोग को पता है, हसीन मशूक शाह जो है, खान सरदौल जिनको पता होगा, सभी को ट्रिक पता होगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो इसका शासन किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। शुंग वंश या शुंग साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। शुंग राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व में 112 वर्षों तक शासन किया गया। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ उनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। इन्होंने अपने स्वामी का वध करके मगध की सत्ता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, साइकिलिंग में आया था। साइकिलिंग में पूछा गया था पेलोटन का क्या अर्थ होता है? अगर इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा छोटी गेंद या प्लाटून होता है। सड़क साइकिलिंग दौड़ में सवारों का मुख्य समूह या पैक जो है, समूह में सवार अन्य सवारों के पास विशेष रूप से पीछे या सवारी का करके ऊर्जा बचाते हैं। ड्रैग में कमी नाटकीय है। यह एक अच्छी तरह से विकसित समूह के बीच यह 40% तक हो सकता है। पेलोटन एक एकीकृत इकाई के रूप में यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर शुरू हुआ था? सभी लोगों को पता है, 150वीं जयंती पर शुरू हुआ था। अगर बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अभियान का मकसद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि दे। इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक परिवार को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की सुरक्षा और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया था। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में शिक्षा दिया था। इन्होंने दोनों तरह की मिलनता से मुक्ति की परिकल्पना भी किए थे। तो आज के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे, ये सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ पर कोई त्रुटि हुआ है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एडिट करके दोबारा से री अपलोड में सेकंड शिफ्ट का अपलोड होगा, उस समय कर दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी कभी वीडियो छूटा हुआ है जाके एनालिसिस के वीडियो में देख लीजिएगा। और इसी प्रकार एनालिसिस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज को डाल दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।